हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडर एक्सेल की तरह एक बार फिर से आपका स्वागत है स्प्रिंग फ्रेमवर्क विद स्प्रिंग बूट के अमेजिंग से कोर्स में। एंड हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि एडिशनल फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इसके क्या क्या एडिशनल कुछ फीचर्स हैं जिसमें हमने कवर करा था प्री इंस्टांसिएशन ऑफ सिंगलटन बीनस स्कोप्स, ये वाला फीचर हमने कवर कर लिया था, है ना। और उसके बाद हमारे पास देखिए एबिलिटी टू वर्क विथ प्लेस होल्डर्स एंड प्रॉपर्टीज फाइल वगैरह है, सपोर्ट फॉर, ये एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब हमें आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एबिलिटी टू वर्क विथ प्लेस होल्डर्स एंड प्रॉपर्टीज फाइल। तो प्रॉपर्टीज फाइल के साथ कैसे आप काम कर सकते हैं, इसको हम पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो मैं इसको ना न्यू एक नए उसमें बनाता हूँ, ठीक है, नए पेज में, तो सही रहेगा। चलिए, तो हमारे पास एडिशनल फीचर्स में क्या है, बी हमारे पास है एबिलिटी टू वर्क विथ, एक सेकंड मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दे रहा हूँ और कमेंट करके बताइए लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं अच्छे से कोर्स प्रॉपर, है ना। एबिलिटी बी है ना, एबिलिटी टू वर्क विथ प्रॉपर्टीज फाइल। सो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आप किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ फाइल का फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ फाइल का प्रयोग कर सकते हैं और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए बहुत ही इजी चीज़ है और बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले कि हम प्रॉपर्टीज़ फाइल एक्चुअली होता क्या है, तो प्रॉपर्टीज़ फाइल एक बिल्कुल नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल होता है जो कि कोई डेटा रखता है की और वैल्यू पेयर में। ओके, प्रॉपर्टीज़ फाइल एक नॉर्मल सा डेटा होता है जो क्या रखता है, एक नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल होता है जो क्या रखता है, आपका डेटा रख रहा है, बट वो डेटा कैसे रखेगा, की और वैल्यू पेयर में डेटा रखेगा। ध्यान देंगे, सिर्फ यही हमें पढ़ना है, ठीक है, और इसी पे सब कुछ काम हो जाएगा हमारा। ओके, तो प्रॉपर्टीज फाइल इज अ फाइल और यू कैन से इज अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स द डेटा इन की एंड वैल्यू पेयर। ओके, सो प्रॉपर्टीज फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल दैट मेंटेन्स the data in the form of key and value pairs। ओके, तो कोई डेटा रखने के काम आएगा, आपको कुछ यूज करना है तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो मान लीजिए कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेटा है, जैसे डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का नाम, ये सब चीज़ें हैं। तो एक आपके एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रैवल कराना डेटा को बहुत ईजी हो जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बताता हूँ, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड टू द एप्लीकेशन विदाउट टचिंग द सोर्स कोड। ओके, अब जैसे कि सोर्स कोड क्या होता है, जो आप कोड लिखते हैं वही सोर्स कोड होता है आपका एप्लीकेशन का। तो जब आप पूरा कोड लिख रहे होंगे, कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे, तो समझिए कि जब आप सोर्स कोड में कुछ एडिट करेंगे तो क्या दिक्कत होगी कि आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, हमारा है सोर्स कोड। ओके, ये है सोर्स कोड, तो ये इसको आप कंपाइल करेंगे, तब फिर रन करेंगे, तब फिर इसको टेस्टिंग पर डालेंगे, तब ना प्रोडक्शन करेंगे, आप प्रोडक्शन पे ले जाएंगे लाइव। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ क्या हो रहा होगा कि आपने मान लीजिए कि आपको JDBC का डेटाबेस पासवर्ड वगैरह देना है, डिटेल्स आपको क्या देना, आप काम कर रहे हैं स्प्रिंग के प्रोजेक्ट पर, आपको डेटाबेस से कनेक्शन चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, JDBC डेटाबेस का नाम, URL, यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये यूजर नेम पासवर्ड आपने हार्ड कोड कर दिया SRC सोर्स कोड में। अब सोर्स कोड में जब आप कर देंगे और बीच में कभी चेंज होगा डेटाबेस, क्लाइंट कहेगा कि नहीं डेटाबेस अब चेंज करना है, या कोई भी रीजन हो सकता है डेटाबेस को चेंज करने का, तो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है उसका पासवर्ड बदल दिया गया हो, यूजर नेम बदल दिया गया हो सकता है डेटाबेस का जो MySQL डेटाबेस है अब PostgreSQL में करना है, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको JDBC का PostgreSQL का क्या करना पड़ेगा, JDBC ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप सोर्स कोड में रखेंगे तो आपको फिर से कंपाइल करना है कोड, फिर से रन करना है, टेस्ट करना है, तब ना आप प्रोडक्शन में डालिएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो उसके लिए सबसे इजी क्या चीज़ है कि भाई हमने एक प्रॉपर्टीज फाइल बना लिया, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा टेक्स्ट फाइल है। अब ये हमारा एक टेक्स्ट फाइल है, ओके, दिस इज आवर प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, लेट्स से
माई इन्फॉर्मेशन डॉट प्रॉपर्टीज, हाउ टू क्रिएट प्रॉपर्टीज फाइल, कुछ नहीं बस प्रॉपर्टीज डॉट प्रॉपर्टीज इसका एक्सटेंशन नेम होता है, तो आप प्रॉपर्टीज लगा देंगे एक्सटेंशन नेम, तो ये आपका फाइल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर्टीज फाइल है। अब देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी डाटा डाल सकते हैं, कुछ भी डाटा डाल सकते हैं। जैसे लेट से माई नेम, ठीक है, माई नेम आपने डाला, यहाँ पे इक्वल टू डाल दिया, यहाँ पे कर दिया अंकित, ओके, इस प्रकार से अंकित आपने डाल दिया, ओके। चैनल नेम, ओके, चैनल नेम, फाइन, चैनल नेम इक्वल टू हमने डाल दिया कोडरx अंकित, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, एक आपका यहां से, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये इन्फो माई इन्फो डॉट प्रॉपर्टीज में ये बिल्कुल टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा रॉ, और इस तरीके से हम क्या लिख लेंगे, कोर्स इक्वल टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो इस प्रकार से आप डेटा यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि जैसे इसमें हमें अगर कुछ भी अच्छा देखिए कमेंट, जैसे स्लैश स्लैश डबल स्लैश करते हैं तो कोड में कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं ना, कमेंट। तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ चीज़ लिखना है जहां आपको कमेंट करना है, जिसका यूज ना हो, बस ऐसी एज अ हेल्प कमेंट की तरह काम करे, तो हैश के साथ आप कमेंट लगा सकते हैं, ओके। कमेंट इस तरीके से लगा सकते हैं, दिस इज कमेंट, फाइन। ये हैश के साथ जब आप लगाएंगे तो ये लाइन काउंट नहीं होगा आपके डेटा के लिए, ये बस कमेंट के जैसा बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा माई इन्फो डॉट प्रॉपर्टीज है। तो ठीक उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल लीजिए कि एक रियल टाइम एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं कि आपको JDBC, ओके, इन रियल टाइम एप्लीकेशन यू विल नीड, इफ़ यू हैव कन्फिगर्ड, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव configured JDBC details, JDBC connection, then you have to provide क्या, JDBC details प्रोवाइड करना पड़ता है ना, JDBC details like URL, driver, password and username so if you अगर आप क्या कर देंगे, if you configure these details hard coded, then it will be tough to modify these details if the database details will be changed in future। तो अब क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए बताइए, बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्या करना चाहिए, तो हमें प्रॉपर्टीज फाइल का प्रयोग करना चाहिए, ओके। तो प्रॉपर्टीज फाइल हम अगर देखिए, जैसे सॉफ्ट कोडेड हार्ड कोडिंग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, जैसे हमने कहा इंट या इस तरीके से लिख देते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अंकित, फाइन। अब हमने कहा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट स्कैनर, ये क्या हो गया, ये हो गया सॉफ्ट कोडिंग, बिकॉज यूजर विल गिव द इनपुट। ये क्या है, हार्ड कोडिंग, ओके, हार्ड कोडेड वैल्यू या हार्ड कोडिंग, बिकॉज द वैल्यू इज फिक्स्ड इन द सोर्स सोर्स कोड हियर, ओके। तो ये हार्ड कोडिंग, तो हमें सॉफ्ट कोडिंग करना है ना, कि हम कभी भी रन टाइम पर चेंज कर सकें अपने डेटाबेस का पासवर्ड वगैरह, ओके। तो इस तरीके से होता है। तो अब बात समझ में आई। अब क्यों हमें यूज करना चाहिए स्प्रिंग में, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा ये है कि वाई शुड वी यूज, ओके, प्रॉपर्टीज फाइल इन स्प्रिंग एप्स, क्यों, है ना, क्योंकि आप कह सकते हैं कि XML तो दिया हुआ है सॉफ्ट कोडिंग के लिए, है ना, दिया हुआ है ना एक तरह से, इफ एज ऑलरेडी स्प्रिंग इज गिविंग द XML फाइल सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, है ना, XML कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट, उससे भी तो सॉफ्ट कोडिंग ही हो रहा है। लेकिन आप बात सुनिए मेरा, ठीक है,
यहाँ पे देखिए आंसर देखिए। सबसे पहला बात कि XML के कंपैरिजन में इसको एडिट करना इजी है। ओके, तो एडिटिंग प्रॉपर्टीज फाइल मतलब XML में रूल्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे कोई खास उस प्रकार का रूल गाइडलाइंस या कुछ वैसा फिक्स रेगुलेशन नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा सिमेंटिक्स और सिंटैक्स का ध्यान रखना पड़ता है जब आप XML के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो एडिटिंग प्रॉपर्टीज फाइल इज क्वाइट ईजी, ओके, इन कंपैरिजन टू XML फाइल्स, ठीक है, एज डेवलपर या एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन। नेक्स्ट वन इज, देखिए नेक्स्ट वन इज क्या होता है कि आप मल्टीपल, जैसे जब आप मॉड्यूल्स पर काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अलग अलग, जैसे एक ऐप है, ठीक है, एक ऐप है जो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको। ये मान लेते हैं कि हमारा एक ऐप है, फाइन, स्प्रिंग ऐप। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये इसको आपने मॉड्यूलराइज कर दिया। मॉड्यूलराइज मतलब अरे इंपॉर्टेंट अलग अलग सेक्शन में आपने बड़े प्रोजेक्ट को बांट दिया ताकि आपको डेवलप करने में, मेंटेन करने में इजी होए, ठीक है। तो हमने कहा कि मॉड्यूल 1, ठीक है, मॉड 1, मॉड 2, मॉड मतलब मॉड्यूल यहाँ पे समझना, ठीक है, मॉड 3, मॉड 4। तो आपने अलग अलग मॉड्यूल में यहाँ प्रोजेक्ट आप बना रहे हो और मान लेते हैं कि 1, 2, 3 ये जो आपका मॉड्यूल है यहाँ पर आपने स्प्रिंग का कोड नहीं लिखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे मान लें आपने हाइबरनेट का कोड लिखा है फॉर एग्जांपल। ये आपका ये कैसा मॉड्यूल है? अरे हो सकता है ना, मॉड्यूल मतलब क्या, अरे आपने प्रोजेक्ट को नॉन स्प्रिंग, अब ये स्प्रिंग का मॉड्यूल नहीं है, मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क का कोड आपने यहाँ पे नहीं लिखा है, या लिखा है तो बहुत रेयरली, बहुत कम लिखा है। और एक प्रोजेक्ट में आपने स्प्रिंग का मॉड्यूल लिखा है यहाँ पे कोड, ठीक है, यहाँ पे आपने स्प्रिंग का लिखा है। अब मुझे बात बताइए कि जब आप स्प्रिंग का कोड कर रहे हैं फिर भी आपको डेटाबेस के कनेक्शन के लिए JDBC चाहिए होगा, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा JDBC है, ओके, ये क्या है हमारा JDBC प्रॉपर्टीज है। तो JDBC प्रॉपर्टीज में जो आपका यूजर नेम होगा, जैसे ड्राइवर, ओके, हो सकता है यूजर नेम, पासवर्ड, URL। अब ये सेम JDBC प्रॉपर्टीज आपका एक डेटाबेस को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब एक डेटाबेस से आपका कनेक्शन बना के देगा। तो आप इस प्रोजेक्ट में आपको सेम डेटाबेस यूज करना है, तो चाहे आप नॉन स्प्रिंग में कुछ कोड लिख रहे हैं फिर भी आपको यही प्रॉपर्टीज का यूज करना है, राइट, यही प्रॉपर्टीज का यूज करना है। और आपको स्प्रिंग का जब यूज करना है तो फिर से आपको इसी प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो भाई बात ये सिंपल सी है कि अगर आप नॉन स्प्रिंग का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगरेशन का आपने कोड लिखा हो, किसी और तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो रहा हो, XML सपोर्ट ना कर रहा हो और स्प्रिंग में XML सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों में अंतर हो गया। अब कैसे आप सेम कनेक्शन से फ़ायदा उठाएंगे डेटाबेस कनेक्शन के लिए? तो अरे बहुत सिंपल है, क्या कर देंगे बताइए? बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है कि एक प्रॉपर्टीज फाइल में इसको बना देना है। जो JDBC का प्रॉपर्टीज है ना, इसको प्रॉपर्टीज फाइल में लिख के रख दीजिए, ठीक है। लेट से नाम दे दिया हमने JDBC.properties फाइल। तो ये प्रॉपर्टीज फाइल में आपने सारा डेटा रख दिया। अब इससे क्या होगा बताइए? अरे बहुत ईजी है, इससे क्या हो जाएगा, आप इजीली काम कर सकेंगे ना। आपका ये सेम कॉमन हो गया, आपका JDBC प्रॉपर्टीज जो है ये प्रॉपर्टीज कॉमन हो गया। तो आप इसको नॉन स्प्रिंग में लगाइए, स्प्रिंग में लगाइए, हाइबरनेट में लगाइए, कहीं किसी तरीके का उस प्रोजेक्ट में कोड कहीं पे भी लगा दीजिए। आपका एक बार आपने डिटेल दिया और आप हर जगह उसको यूज कर ले रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बार बार अलग अलग प्रकार से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए सेम डिटेल्स डालना पड़ता। तो क्यों मेहनत करने जाएं जब हमको एक ही बार डिटेल से काम हो जाएगा। तो बात समझ में आया? तो ये फ़ायदा है ना एक, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। सो इफ़ मल्टीपल नॉन स्प्रिंग मॉड्यूल्स ऑफ प्रोजेक्ट आर गेटिंग, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, है ना, JDBC प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कॉमन प्रॉपर्टीज फाइल, कॉमन मतलब एक कॉमन प्रॉपर्टीज फाइल, देन the newly added module, okay, suppose which is developed in a spring module should also
getting the JDBC properties, getting the same JDBC properties that we have kept in the properties file as why should we keep extra burden of configuring or keeping the same details again and again in the project if there is at one place the information is already available। तो हमें क्यों मेहनत करने जाए, है ना। तो उस प्रकार से हम समझा दिया आपको कि इस प्रकार से आप मॉड्यूल लिखिए और अपना ये JDBC प्रॉपर्टीज़ का यूज कर लीजिए। एक और रीजन है कि इन 100% जावा कोड ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन और स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन डेवलपमेंट और स्प्रिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट we must avoid XML file so here we will definitely need the properties file to keep such information। बात समझ में आया। बहुत इजी है इसको समझना। We need the properties file to keep such information। बात समझ में आई? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम किस प्रकार से जो है अपना एक रियल मतलब अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं कि किस प्रकार से जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपको करना क्या है एक्चुअली, एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि रेडी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ जाएं तो हमने ऑलरेडी एक रियल टाइम एप्लीकेशन कर रखा है ना, रियल टाइम लेड एप्लीकेशन, ये रियल टाइम डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अच्छा ये हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट था, ये LIB में है। ठीक है, लिब्रेरी उसमें आपका पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, ये ग्रेडल प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ग्रेडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोज 29 एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टीज फाइल। नेक्स्ट करिए, थोड़ा पुराना वर्जन रखेंगे ग्रेडल का 6.1। ठीक है, ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन ऑन है, फिनिश कर देते हैं। ग्रेडल का सिंक्रोनाइजेशन हो जाने देते हैं, प्रोजेक्ट हमारा बन जाएगा। और प्रोजेक्ट आई थिंक ये बन गया। ओके, ये बन रहा है अभी प्रोजेक्ट हमारा। और हम कॉपी पेस्ट करेंगे ये वाला प्रोजेक्ट लेयर्ड एप्लीकेशन का, जो हमने कस्टमर के बारे में बनाया था ना, एक लेयर्ड एप्लीकेशन, ये प्रोजेक्ट 13। इसका LIB फोल्डर यहाँ है, तो यहाँ पे ये हमारा सारा का सारा जो पैकेज है ये यहाँ हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट नंबर 29 में, इसमें देखिए SRC नाम का हमारा है। ओके ग्रेट, SRC/main/java ये रहा हमारा। यहाँ से हम ये डिलीट करेंगे पैकेज डिफ़ॉल्ट, यहाँ से पैकेज बनाएंगे काफ़ी सारा पैकेज, com.customer.app। सबसे पहले ऐप नाम का पैकेज, फिर हम com.customer. अच्छा इतना तो हमें कॉपी कर लेता हूँ, है ना, com.customer.vo, then again next package BO है ना, पैकेज DTO कॉन्फ़िगरेशन CFGS। सेम नाम रखेंगे हम पैकेज का, ताकि हम कोड कॉपी पेस्ट करें तो एरर ना आए, है ना।
क्या हो गया हमारा, CFGS हो गया कंट्रोलर सर्विस और डाओ। ओके, कंट्रोलर सर्विस, नेक्स्ट न्यू पैकेज सर्विस डाओ, सारा बन गया हमारा पैकेज। कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। सबसे पहले मेन एप्लीकेशन यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट, BO खोलेंगे, BO में जो हमारा कोड है कस्टमर BO, इसमें पेस्ट कर देंगे। कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे, इसमें एप्लीकेशन context.xml है, कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। कंट्रोलर, मेन कंट्रोलर, पेस्ट। डाओ में 2 कोड हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन एक इंटरफेस बना कर गया ना, तो डाओ ये हो गया हमारा रेडी। कस्टमर DTO जगह यहाँ, और फिर हमारा सर्विस में भी 2 होगा, बिल्कुल कॉपी, गो टू सर्विस एंड से पेस्ट, जस्ट गो टू द कस्टमर BO से कॉपी एंड जस्ट से पेस्ट। नाउ डू वन थिंग, आपको जाना है यहाँ इसके build.gradle में, बिकॉज आपको डिपेंडेंसी भी चाहिए, वरना एरर आएगा ना कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये सब कहाँ से आप इंपोर्ट करोगे। तो हमने कर लिया कॉपी, ये हमने कर लिया यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी, देन जस्ट गो टू build.gradle एंड आपको ये डिपेंडेंसी हटानी है, यहाँ करनी है पेस्ट और करना है सेव, और ये खुद ब खुद सिंक्रोनाइज हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक ग्रेडल सिंक्रोनाइजेशन ऑन था। एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर इट, और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर हम कर रहे होंगे एक छोटा सा काम, जैसे कि SRC टेस्ट है ना, इस पैकेज को डिलीट कर देंगे क्योंकि SRC वाला तो हमने डिपेंडेंसी हटा दिया। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए PostgreSQL AOP वगैरह सब कुछ यहाँ पे रेडी है। एंड जब आप चाहेंगे यहाँ पे कस्टमर ऐप में, तो मेन एप्लीकेशन में देखिए जा कर के, और मेन एप्लीकेशन में देखिए आपको आपका सब कुछ नेम ये सब कुछ आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा IOC कंटेनर है, डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बिन फैक्ट्री। और अगर आप एप्लीकेशन context.xml में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका हार्ड कोडेड वैल्यू किया गया है, राइट। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, हार्ड कोडेड की गई है। तो अगर आप एक बार इसको रन करें और यहाँ से रन एज जावा एप्लीकेशन करें मेन एप्लीकेशन को, तो नेम ऑफ द कस्टमर ये मांग ही रहा है, सब कुछ आपसे मांगेगा ही, आपका पूरा SI वगैरह निकालेगा ही। बट हमें क्या करना है ना कि ये जो आपका XML, ये इसमें आते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन XML का है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका डेटा सोर्स का कॉन्फ़िगरेशन है, इसी को हमको प्रॉपर्टीज फाइल से देना है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन नाम के इस पैकेज के अंदर हम एक नया क्या बनाते हैं, लेट्स से ये टेक्स्ट फाइल है, या डायरेक्ट ऐसे करिए, राइट क्लिक करिए, न्यू, गो टू फाइल, और यहाँ पे नाम दे दीजिए JDBC.properties, मतलब JDBC का प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे रख रहे होंगे। और इस JDBC के प्रॉपर्टीज में की वैल्यू पेयर में डेटा रखता है, राइट। तो की वैल्यू पेयर बहुत इजी तो है, कैसे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए किस तरीके से, JDBC डॉट, लेट से हमने लिख दिया URL, या सबसे पहले लिखते हैं ड्राइवर। अब ड्राइवर के बाद यहाँ पे इक्वल टू देख के जो ड्राइवर का वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू है वो वाला हम लिख देंगे, ठीक है। इसको सेव करिए और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो हमारा ड्राइवर है ना, लेट से, अरे भैया इतना बड़ा क्यों हो गया ये, एक सेकेंड ना, ये दोबारा एप्लीकेशन कहाँ गया, एप्लीकेशन context.xml, ये जो आपका वैल्यू है, जैसे ये ड्राइवर है ना, ड्राइवर, ये हमने ड्राइवर का नाम ऐसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, JDBC.url इक्वल टू, ये URL जो है सेम URL रहेगा, तो ये URL हमने कॉपी किया, यहाँ कर दिया पेस्ट। फिर हम कहाँ जाएंगे, उसी प्रकार से यूजर नेम है पोस्टग्रेस ऐसे, तो लिख देंगे JDBC.username, यूजर नेम लिख दिया, JDBC.password में पास लिख दिया, सिर्फ एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लिख दिया रूट, सेव कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ से
हमने क्या दिया, डेटाबेस का डिटेल मतलब JDBC का डिटेल हमने यहाँ प्रोवाइड करा दिया। अब हमारे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में ये जो डिटेल हम हार्ड कोड कर रहे हैं, यही तो हार्ड कोडिंग है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देना। ये वैल्यू कहाँ से ले आएंगे, JDBC प्रॉपर्टीज से, है ना। तो हमको यहाँ से प्रॉपर्टीज रीड कराना होगा, बात समझ में आ रहा है, यहाँ से प्रॉपर्टीज रीड कराना होगा। तो ये आपके स्प्रिंग एप्लीकेशन में अगर आपको प्रॉपर्टीज फाइल को रीड कराना है तो आपको पहले एक बीन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यहाँ आपको एक बीन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उस बीन का नाम है प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर। प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर, क्या नाम है, प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर। ओके, अगर मैं आपको यहाँ सर्च करके दिखा दूँ, प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर, देखिए docs.io में जाएंगे आप, तो ये docs.io बोल रहा हूँ, spring.io जो है docs का, ये देखिए क्लास क्या है, प्रॉपर्टी, अच्छे से खुला नहीं है ये क्लास, देखिए क्लास प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर क्या कहता है कि देखिए, अच्छा ये देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप ये डिप्रिकेटेड कर दिया गया, तो अगर आप 5.2 वर्जन यूज कर रहे हैं स्प्रिंग का, तो आप कौन सा यूज कर सकते हैं, यूज org.context.support.property sources प्लेस होल्डर, ये वाला नाम में दिया है, ठीक है। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं ना, ये वाला यूज करते हैं, प्रॉपर्टी, ये यूज करके देखिए, प्रॉपर्टी सोर्सेज प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर। तो ये क्या कहता है कि ये आपके प्रॉपर्टीज फाइल को कॉन्फ़िगर करके वहाँ से प्लेस होल्डर जैसे वो रीड कर लेगा, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको इसका पूरा पैकेज का नाम कॉपी करेंगे और आपको क्या करना है, बीन बनाना है ना, तो हमने कहा बीन क्लास इक्वल टू जस्ट से हियर, देन डॉट लगा करके क्या, इसका नाम, क्लास का नाम, ये नाम हमने कॉपी किया, यहाँ कर दिया पेस्ट, ये बन गया हमारा बीन, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, बीन। अब हमें अपने प्रॉपर्टीज फाइल का लोकेशन बताना पड़ता है, तो इसमें देखिए एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होगा जिसका नाम होगा लोकेशन करके, और लोकेशन का होगा ना, बिल्कुल, अगर आप यहाँ देखें तो लोकेशन करके होगा, सेट लोकेशन है कहीं पे, देखिए ये सेट लोकेशन नाम का प्रॉपर्टी जिसमें इनहेरिट होके आ रहा है ना, तो सेट लोकेशन मतलब लोकेशन देना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो लोकेशन बताना पड़ेगा हमें अपने प्रॉपर्टीज फाइल का, तो इसका एक प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी नेम क्या है, प्रॉपर्टी का नाम लोकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम लोकेशन है और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास पाथ में सर्च कर रहा होगा, तो यहाँ से हम क्या कर रहे होंगे कि मतलब इसको हमको क्लास पाथ में जावा फोल्डर तो एडेड है, तो इसका जो लोकेशन की वैल्यू है उस जावा फोल्डर के अंदर, मतलब ये / जावा फोल्डर के अंदर कौन सा पैकेज है, तो com/ वो प्रोजेक्ट, आप पैकेज जो आपका डायरेक्टरी में बदल जाएगा ना, तो com/ क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, customer/cfgs क्या यूज कर रहे होंगे यहाँ से, JDBC.properties, इस प्रकार से हम नाम जो है वो दे देंगे। अब ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज सोर्सेज प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अब हम रीड करा सकते हैं। एक और चीज़ है कि अब हम चलते हैं कस्टमर मेन एप्लीकेशन में, और देखिए यहाँ से हमने क्या यूज कर रहे हैं, देखिएगा बीन फैक्टर यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आइए, तो हमें ये जो वैल्यू है हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे ये ड्राइवर क्लास नेम है ना, तो ये वैल्यू जो हम यूज कर रहे हैं वो उसको वैल्यू को देखिए कैसे यूज करेंगे, एक $साइन लगाएंगे, यहाँ से $साइन लगाइए और कुछ इस प्रकार से करली ब्रेसेस लगाइए, और करली ब्रेसेस लगा करके मस्त जो अपना की है वो की लिख दीजिए। तो ड्राइवर की जगह पर क्या लिखना है, JDBC.driver, इसका वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू में उठ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार से यहाँ हम क्या लिख रहे होंगे, JDBC.url, सॉरी कॉपी करिए, JDBC.url, इसी प्रकार से पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं वैल्यू में, और JDBC.url हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, JDBC.user नेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमने एकदम सही लिखना आपको, ठीक है। पासवर्ड में पास सिर्फ डाला था, देखिए है ना, ये यूजर नेम पास, एक सिर्फ की रखना, उसका वैल्यू डायरेक्ट वो
आ जाएगा। अब हम सेव करते हैं, सब कुछ रेडी है हमारा। वापस से कस्टमर मेन एप्लीकेशन रन करा रहे हैं जावा एप्लीकेशन में। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा रेडी है सब कुछ अपना, ये डिमांड कर ही रहा है सब कुछ। तो जब आप यहाँ से देखिए एप्लीकेशन context.xml में, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले तो वो बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये छूट गया हमारा, ये बिन फैक्ट्री हम बना रहे थे ना यहाँ पे, अभी ये पुराना वाला है। तो और देखिए सबसे पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है, फिर से रन करा के, जैसे मैं अभी कर ही रहा था, ठीक था। चलिए, नेम ऑफ द कस्टमर लेट से हमने कहा राहुल, इंटर एड्रेस हमने कहा पटना, प्रिंसिपल अमाउंट 1000, इंटर टाइम 2 years, इंटर रेस्ट 2%। देखिए एक्सेप्शन आ गया, क्या कह रहा है, एरर क्रिएटिंग बीन विथ डेटा सोर्स, कि नहीं बना पा रहे हैं भाई डेटा सोर्स का बीन। मेन कंट्रोलर देखिए क्या कह रहा है कि कैनॉट रिजॉल्व, ये पढ़ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बिन फैक्ट्री आईओसी कंटेनर प्रॉपर्टीज फाइल के लिए काबिल नहीं है, तो कौन सा काबिल है, हम यहाँ पे किसका अभी ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन सा आईओसी कंटेनर का, देखिए तो बन रहा है बिन फैक्ट्री का। तो ये तो प्रूफ हो गया कि बिन फैक्ट्री तो काम करेगा नहीं, तो कौन सा काम करेगा, काम करेगा हमारा XML, ये XML बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। तो ये हम पूरा मिटा देते हैं और ये वाला लोकेशन हम कॉपी कर लेते हैं, सेम लोकेशन हमको काम आएगा पेस्ट करने में। तो या इसको कर देते हैं कमेंट लेट से। यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है ना, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसका जगह। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू नल, और हम कहेंगे कि कॉन्टेक्स्ट को कर दो अपडेट, और फिर कुछ नहीं करना है, बस ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अब ये रन कर लेगा खुद ही से, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सेव, और factory.getBean है ना, यहाँ से हम कर देते हैं context.getBean। ओके, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, लेट्स से अंकित एड्रेस ओब्रा, लेट्स से 1000, लेट्स से 2 years सी, कस्टमर रिसीव्ड सक्सेसफुली, इंटरेस्ट इज 40। तो जैसे ही हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का आईओसी कंटेनर बनाया, तब तो अब ये प्रॉपर्टीज फाइल के साथ वर्क कर रहा है। और पीछे जस्ट हमने पहले देखा कि आपका प्रॉपर्टीज फाइल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है बिन फैक्ट्री में। ये फ़ायदा हमने आपको एक और पढ़ाया किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो प्लेस होल्डर का यूज करके, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं किसको, ये जो हमने यूज किया है ना डॉलर के साथ, ये प्लेस होल्डर है ना, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर का प्रयोग करके jdbc.user ने हमारा की जो है वो प्लेस होल्डर के जैसे यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, और हमारा काम जो है ईजिली हो जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। बाकी जो है एक काम करिए, मैं ना इसको स्निपिंग टूल्स में यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ आते हैं, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ओके, ये आपका है बीन, ये आपका है JDBC, ये प्रॉपर्टीज फाइल, ये आपका लिख देता हूँ मैं, यह है आपका प्रॉपर्टीज फाइल। ओके, आपको क्या यूज करना होगा, यहाँ से ये वाला स्निपिंग, यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दिस इज़ इसेंशियल, दिस इज़ वेरी इसेंशियल। ओके, कहाँ चला गया भाई, अरे अरे अरे, दिस इज़ वेरी इसेंशियल, लेट्स कॉपी पेस्ट यहाँ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पोर्शन जो है आपका प्रॉपर्टी सोर्स प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो है आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ओके, यूजिंग दिस अबव सेटअप, ओके, मतलब कि यूजिंग दिस अबव सेटअप प्रॉपर्टी सोर्सेज प्लेस होल्डर कॉन्फ़िगरर
इसका काम जो है सिर्फ प्लेस होल्डर मतलब सिर्फ प्रॉपर्टीज फाइल से ही आपका एज स्प्रिंग बिन सिर्फ यहीं से आपका डेटा निकालना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड द फॉलोइंग, वी कैन ऐड द फॉलोइंग नहीं, वी कैन कलेक्ट एंड इंजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉलोइंग प्लेसेस। देखिए कैसे, यहाँ से ए क्या हो सकता है, वैल्यूज फ्रॉम प्रॉपर्टीज फाइल है ना। बी में आपका आ जाता है सिस्टम प्रॉपर्टीज वेरिएबल, सिस्टम प्रॉपर्टीज वैल्यूज लाइक ओएस का नाम आपको चाहिए तो JVM जावा डॉट VM डॉट JVM वेंडर जो होते हैं वो है ना, वेंडर एंड etc। अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल से कुछ निकालना है तो इसका अलग यूज होता है। ओके, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लाइक पाथ एंड etc। ओके एंड फाइन। चलिए, तो अब मान लेते हैं कि आपको ये वाला जो पोर्शन है इसको इस तरीके से आपको बिन में कॉन्फ़िगर करना बहुत एक लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, आपके पास एक इस तरीके से आप लिखेंगे जब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, नेम स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डैश प्लेस होल्डर, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पर लोकेशन बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, com/customer/cfgs/jdbc डॉट प्रॉपर्टीज, सेम चीज़ है। ओके, यहाँ से कर दीजिए क्लोज। और ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाला कॉन्टेक्स्ट जो है ना, कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट द कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस, तो कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस को आप इंपोर्ट कर लीजिए एंड यूज कर लीजिए इसको डायरेक्ट। बट यहाँ पर एक और इशू ये है, इशू नहीं है, एक लिमिटेशन है कि इट विल नॉट अलाउ, ये आपको अलाउ नहीं करेगा, ओके, टू गेट वैल्यूज फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल से ये वैल्यू आपको जो है वो नहीं निकाल करके देगा। ओके, वैल्यूज फ्रॉम इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू निकाल करके आपको नहीं देगा। बाकी ये जो है कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी डैश, ये इस तरीके से इजीली यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ हमारा कि हमें ये नहीं रखने का मन है इतना लंबा, तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट कोलन, लिख देंगे क्या लिखना था, प्रॉपर्टी डैश प्लेस होल्डर। ओके, लोकेशन डाल दीजिए, सेम ये वाला लोकेशन हमारा प्रॉपर्टीज फाइल का हमने डाल दिया यहाँ पे लोकेशन, बस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये कह रहा ना कि इशू है। अब ये इशू इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस कैसे इंपोर्ट करना है, आपको कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस इंपोर्ट करने के लिए इधर जाना होगा गूगल पर वापस, और यहाँ पे लिखिए स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस। ओके, और आप स्प्रिंग के डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, यहाँ पे देखिए कहीं पे भी इसका नेम स्पेस पड़ा हुआ होगा कॉन्टेक्स्ट का, तो यहाँ से स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का नेम स्पेस कहीं तो मिलेगा ही, यहीं पे आपको XML स्कीमा नेम स्पेस कॉन्टेक्स्ट में सर्च ही कर लेता हूँ। ओके, कॉन्टेक्स्ट देखिए ये है कॉन्टेक्स्ट। इसमें कौन कौन सा एडेड है, इसमें कॉन्टेक्स्ट एडेड नहीं है। तो ये वाला जो आपका कॉन्टेक्स्ट है XML कॉन्टेक्स्ट स्कीमा XSI लोकेशन, तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से ऐड करना पड़ेगा आपको। कॉपी करिए कॉन्टेक्स्ट लगाइए
उसके बाद आप स्कीमा लोकेशन में आपको ये कॉन्टेक्स्ट और ये कॉन्टेक्स्ट XSD जो है कॉपी कर दीजिए, यहाँ जो है इंटर ले लीजिए और बैक स्पेस ये कर लीजिए, इंटर एक और ले लीजिए। रेडी है, सेव करते हैं। अब देखिए वो एरर चला गया एंड एक बार आप फिर से रन करेंगे तो आपका सब कुछ एज इट इज़ काम कर रहा होगा। अगर आप इसको हटा भी देंगे फिर भी ये वाला अगर आप इस बार कमेंट कर देते हैं लेट से, और अब आप रन करते हैं तो वापस से ये रन करेगा। आपको देखिए डिटेल मांग रहा है, नेम ऑफ द कस्टमर लेट से राहुल, इंटर एड्रेस पटना, ओके ओके सी, कस्टमर सेट सक्सेसफुली, इंटरेस्ट इज 10। सो आई होप अब आप प्रॉपर्टीज फाइल के साथ काम करना सीख गए होंगे एंड किस प्रकार से आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट IOC कंटेनर का यूज करेंगे और प्रॉपर्टीज फाइल का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं समझ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।